भारत में अब तक कई लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन सालों पहले एक चुनाव ऐसा भी हुआ जिसमें भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। उस वक्त देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये जनता की सरकार थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में 1977 का चुनाव एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसे कई ऐतिहासिक घटनाओं और बदलावों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ये चुनाव तब हुए जब देश इमरजेंसी से गुजर रहा था। आखिर क्यों 1977 के चुनाव के बाद आज भी होती है? क्यों इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई? आयरन लेडी इंदिरा कैसे खुद की सीट हार गई? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे कांग्रेस के लहर में जनता ने केंद्र की सत्ता पर जनता की ही सरकार को काबिज कर दिया? न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे से में आज हम आपको 1977 के आम चुनाव की पूरी कहानी बताएंगे, जिसे सालों बाद भी भारत में बदलाव की राजनीति के तौर पर देखा जाता है। 23 मार्च 1977 का वो ऐतिहासिक दिन, छठवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो चुके थे और जनता दल पहली बार इलेक्शन जीतकर सरकार बना रही थी। देश भर में जनता दल समर्थक सड़क पर जश्न में डूबे थे। लोकसभा चुनाव के इतिहास में यह वो पल था जब बिना किसी प्रधानमंत्री चेहरे के विपक्षी दल ने उस वक्त की सबसे ताकतवर नेता को हरा दिया था। इंदिरा गांधी के लिए यह हार इसलिए भी निराशाजनक थी क्योंकि वो अपनी सीट रायबरेली भी नहीं जीत पाई। 1977 के आम चुनाव के बारे में जानने से पहले कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और साल 1975 में लेकर चलते हैं, क्योंकि 1977 चुनाव में कांग्रेस की हार की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हो चुकी थी। तारीख 26 जून साल 1975। देश में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। तभी अचानक रेडियो से इंदिरा गांधी की आवाज आई। मैं इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान करती हूँ। पीएम के इस ऐलान ने देशवासियों को एकदम से अचंभित कर दिया। इसके कुछ घंटे पहले ही इमरजेंसी के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दस्तखत कर चुके थे। इमरजेंसी की जड़ें 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं, जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण को हराया था। लेकिन राज नारायण ने हार नहीं मानी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज कर दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर विपक्ष ने इस्तीफे का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इंदिरा की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। तब इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी ने उसी विरोध को शांत करने की कोशिश की। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने तक देश में आपातकाल लगा था। हालांकि 18 जनवरी 1977 को इंदिरा ने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इंदिरा को लगा चुनाव के लिए विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा और इसका फायदा उन्हें ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद 7 राष्ट्रीय दलों में से 4 चरण सिंह की भारतीय लोक दल बीएलडी, भारतीय जनसंघ कांग्रेस ओ और सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया। यह नई पार्टी जनता पार्टी कहलाई, जो इमरजेंसी और कांग्रेस का विरोध कर रही थी। इंदिरा गांधी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए एक नया विलय तो हो चुका था। जनता के बीच जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ खुद का भरोसा कैसे मजबूत करे, यह भी एक बड़ा टास्क था। जनता पार्टी को यह करना था। इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी अभियान को इस बिंदु पर केंद्रित किया कि इमरजेंसी जरूरी थी
और उनकी नीतियों ने देश की सुरक्षा और विकास को मजबूत किया, जबकि दूसरी ओर जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। उनका मुख्य नारा था लोकतंत्र की बहाली और आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों का अंत। जनता पार्टी के अभियान का केंद्र बिंदु नागरिक अधिकारों का हनन, जबरन नसबंदी, मीडिया पर सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी थी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे दिग्गज इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इंदिरा गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। जम्मू कश्मीर और सिक्किम को छोड़कर वो भारत के हर राज्य में गई और करीब 244 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस बीच इंदिरा को 2 बड़े झटके भी लगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस्तीफा दे दिया, जिससे विपक्ष का मनोबल और बढ़ गया। चुनाव का बिगुल बज चुका था। इंदिरा बनाम जनता पार्टी की लड़ाई अब युद्ध स्तर पर होने वाली थी। अब भारत की जनता को यह तय करना था कि उन्हें केंद्र में किसकी सरकार चाहिए। 16 मार्च 1977 पहले चरण का मतदान हुआ। सुबह से ही लोगों ने बूथों पर पहुंचकर वोट करना शुरू किया। देर शाम तक जनता पार्टी ने संकेत दे दिया कि जनता इंदिरा गांधी को हराने का मन बना चुकी है। लेकिन क्या इंदिरा तब भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी? 4 चरणों में लोकसभा की 542 सीटों के लिए मतदान हुए और अब वो फैसला जनता सुनाने वाली थी, जिसे सुनकर इंदिरा और कांग्रेस के होश उड़ने वाले थे। तारीख 23 मार्च 1977। आम चुनाव के नतीजे घोषित हुए और वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी जनता पार्टी ने की थी। भारत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जनता पार्टी को चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली और कांग्रेस को उतनी ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा और संजय से जनता इतनी खफा थी कि दोनों माँ बेटे खुद भी अपनी सीट बचा नहीं पाए और चुनाव हार गए, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी। कुल 542 सीटों में से जनता पार्टी ने 298 सीटें जीती, जो स्पष्ट बहुमत था। वहीं इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी केवल 154 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण उत्तर भारत के राज्यों में उनका मजबूत प्रदर्शन था। कांग्रेस को उत्तर भारत में करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण भारत में उसे कुछ हद तक समर्थन मिला। सीटों के हिसाब से देखें तो जनता गठबंधन उत्तर भारत में विशेष रूप से सफल रही। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सभी 85 सीटें, बिहार में 54 में से 52 सीटें और मध्य प्रदेश में 40 में से 37 सीटें जीती। उसने राजस्थान में 24 और महाराष्ट्र में 19 सीटें जीती, जिनमें बॉम्बे की सभी सीटें शामिल थी। जनता पार्टी ने हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में सभी सीटें जीती। कांग्रेस ने जो इस चुनाव में हार का स्वाद चखा था, उसने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस को कुछ सीटें मिली। चुनाव में कांग्रेस की हार देश में नई सरकार का गठन करने वाली थी, जिससे भविष्य में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं अगर कांग्रेस की हार के पीछे की वजह ढूंढी जाए तो इसके 4 मुख्य वजह यानी मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। इनमें आपातकाल का असंतोष, इमरजेंसी के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन, जबरन नसबंदी और राजनीतिक दमन से जनता में भारी असंतोष था। विपक्षी दलों की एकता, विपक्षी दल पहली बार इतने बड़े स्तर पर एकजुट हुए। ये एकजुटता कांग्रेस के खिलाफ एक शक्तिशाली गठबंधन साबित हुई। मीडिया सेंसरशिप और दमनकारी नीतियां, मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारियों ने जनता के अंदर गहरी नाराजगी पैदा की। कृषि और श्रमिक नीतियों की असफलता, ग्रामीण क्षेत्रों और मजदूर वर्ग में इंदिरा की नीतियों के खिलाफ असंतोष फैला, खासकर नसबंदी अभियान से।
जनता पार्टी जीत के जश्न में डूबी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ बिना पीएम चेहरे के चुनाव लड़ने वाली पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किन्हें देश की बागडोर दी जाए। जनता पार्टी असमंजस में थी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दिग्गज एकजुट हुए थे। अब ऐसे में पीएम का चुनाव कैसे हो, यह सवाल सबके मन में था। यह बेहद रोचक बात है कि चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं को पछाड़कर 81 साल के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन यहां एक सवाल फिर मन में उठता है, आखिर मोरारजी देसाई को ही क्यों पीएम बनाया गया? दरअसल मोरारजी देसाई जनता पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता थे। वो पहले भी कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता रह चुके थे और स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा ले चुके थे। मोरारजी देसाई पहले इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके थे। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव था और उनकी छवि एक ईमानदार और अनुशासित नेता की थी। उनकी सख्त अनुशासन प्रियता और गांधीवादी विचारधारा के कारण वो जनता पार्टी के अंदर स्वीकृत नेता थे, खासकर कांग्रेस ओगुट में। ये पहली बार था जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकालीन कानूनों को रद्द किया और लोकतांत्रिक अधिकारों को फिर से बहाल किया। जनता पार्टी कांग्रेस विरोधी भावना के साथ केंद्र की सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन ज्यादा वक्त तक ये टिक नहीं पाई। इसके पीछे की वजह सरकार में आपसी मतभेद और गुटबाजी रही, जिसके कारण सरकार ज्यादा स्थिर नहीं रह सकी। मोरारजी देसाई के सत्ता संभालने के 1 साल बाद ही उनके गृह मंत्री चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरकार में फिर से लौटे, लेकिन दूसरी बार इस्तीफा देकर उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर का गठन किया। 1977 से 1979 के बीच 76 सांसद जनता गठबंधन से अलग हो गए। जबकि 1980 के लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने सत्ता में फिर से वापसी की। जनता पार्टी ने केवल 31 सीटें जीती और जनता पार्टी सेकुलर ने 41 सीटें जीती, जिसके कुछ समय बाद जनता गठबंधन टूट गया। 1977 का लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस चुनाव ने यह दिखाया कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, जहां जनता किसी भी सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है। यह चुनाव भारतीय राजनीति का एक अहम मोड़ था, जिसने दिखाया कि आखिर में लोकतंत्र की जीत होती है। 1977 का चुनाव लोकतंत्र की शक्ति और जनता की आवाज की जीत का भी प्रतीक था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।